सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान और उसके सारे साथी एशियन बोधिसत्व ट्री की तलाश में उस जाइंट ट्री के अंदर की तरफ बढ़ने लगे थे। सब लोग उस जगह से टेलीपोर्ट हो गए, लेकिन जियोयान एक इल्यूजन में फंस गया था। उसे अपनों को खोने की यादें दिखाई दे रही थी, जिससे उसका गुस्सा से ज्यादा बढ़ गया था। वो अपना आपा खो बैठा। उसका सारा ध्यान सिर्फ सोल एनोय को खत्म करने पर था। धीरे धीरे वो बोधिसत्व ट्री से जुड़ने लगा और खुद एक पपेट में तब्दील होने लगा। उसकी बॉडी से कई धागे निकलकर पेड़ से जुड़ चुके थे, लेकिन तभी उसके पास मौजूद बोधिसत्व सीड एक्टिवेट हो गया। उस रोशनी ने उसे फिर से होश में ला दिया और सारे धागे तोड़ दिए थे। अब जियोयान खुद को एक सूखे हुए पेड़ के सामने खड़ा पाता है। वो परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो बोधिसत्व ट्री है। तभी अचानक एक तेज रोशनी होती है और हमें अतीत का एक दृश्य दिखाया जाता है। 1000 साल पहले जब बोधिसत्व ट्री पहली बार धरती पर प्रकट हुआ था, एक फाइट गॉड की नजर उस पर पड़ी। वो गॉड पिछले 100 सालों से छिपा हुआ था, सिर्फ इस पल का इंतजार कर रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, आखिरकार मेरे सालों की साधना व्यर्थ नहीं गई। फाइनली तुम प्रकट हो गए। तुम्हारे पास वाकई में बहुत प्योर और पावरफुल एनर्जी है। कोई हैरानी नहीं कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी का डिवाइन ऑब्जेक्ट कहा जाता है। फाइट गॉड लालच में आकर उस बोधिसत्व ट्री की पूरी ऊर्जा को सोखने लगा, लेकिन यह सब हेवन एंड अर्थ के नियमों के खिलाफ था। पर उसे कुदरत के कानून की कोई परवाह नहीं थी। वो बस पूरी एनर्जी निकल जाना चाहता था। तभी वहाँ एक जाइंट आई खुलती है और एक और रहस्यमय शख्सियत वहाँ मौजूद थी। वो पहले से ही उस जगह पर उसका इंतजार कर रही थी, जो उस ओल्ड गोस्ट फाइट गॉड से उसके खून का कर्ज वसूलना चाहता था। फाइट गॉड अपनी जान नहीं बचा पाया। वो महानता की आखिरी सीढ़ी पर था, लेकिन उसी एनर्जी ने उसे खत्म कर दिया। इन सब के बीच बोधिसत्व ट्री पूरी तरह से सूख गया। फाइट गॉड ने उसकी सारी शक्ति सोख ली थी। वहाँ काले आंसुओं की बारिश होने लगी, जो उस ट्री के दर्द के आंसू थे। जियोयान की आंखें नम हो गई। वो समझ गया कि ये एशियन बोधिसत्व ट्री कभी बेहद शक्तिशाली था, लेकिन उस फाइट गॉड ने इसके भीतर की सारी एनर्जी को चूस लिया। अब इसकी हालत दयनीय थी। इसके कुछ बचे हुए पत्ते भी झड़ रहे थे। जियोयान सोच में पड़ गया, वो क्या करे। तभी उसके हाथ से बोधिसत्व सीड बाहर निकल आता है। जियोयान के मन में एक ख्याल आता है, अगर ये सीड मुझे उस इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है तो इसके अंदर जरूर कोई महान एनर्जी होगी। शायद ये इस पेड़ के अंदर की करप्शन एनर्जी को शुद्ध कर सके। वो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से उस बोधिसत्व सीड को रिफाइन करता है और उसकी लाइफ एनर्जी को ट्री के अंदर प्रवाहित कर देता है। धीरे धीरे सूखा हुआ पेड़ चमकने लगता है। उसकी कुछ पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। जियोयान मुस्कुराता है। उसे लगता है कि वो सफल हुआ, लेकिन फिर निराश होकर कहता है, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सका। मेरे पास बस एक ही बोधिसत्व सीड था। उसी वक्त उस पेड़ में हलचल होती है और उसके भीतर से एक नया बोधिसत्व सीड बाहर निकल आता है। जियोयान चौंक जाता है। वो उसे उठाकर देखता है और तभी और भी कई बोधिसत्व सीड बाहर आने लगते हैं। जियोयान हैरान रह जाता है। हर एक सीड बहुत हाई क्वालिटी का था, बहुत ज्यादा प्योर एनर्जी से भरा हुआ। वो सोचता है, अगर ये सीड बाहरी दुनिया में होते तो लोग इन्हें पाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाते। असंख्य ताकतवर पेटिशनर इनके लिए एक दूसरे से लड़ते और मारे जाते, लेकिन बोधिसत्व ट्री ने ये सीड जियोयान की मदद के लिए दिए थे। वो समझ गया, ट्री चाहता है कि वो उसकी करप्शन एनर्जी को दूर करके उसे फिर से पवित्र बनाए। जियोयान मुस्कुराया, अगर तुम मुझसे इतनी उम्मीद लगाए बैठे हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करता है और एक एक कर बोधिसत्व सीड को रिफाइन करना शुरू कर देता है। तेज लाइफ एनर्जी निकलने लगती है, जो पूरे बोधिसत्व ट्री में फैलने लगती है। धीरे धीरे उस पेड़ पर और भी ज्यादा हरे पत्ते उगने लगते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही जियोयान काफी कमजोर पड़ने लगता है। उसकी सारी एनर्जी खत्म हो रही थी, जबकि उसने अब तक एक भी सीड पूरी तरह से रिफाइन नहीं किया था। उसके हाथ कांपने लगते हैं, सांसें भारी हो जाती है। काफी देर की मशक्कत के बाद वो एक प्योर बोधिसत्व सीड को पूरी तरह रिफाइन करने में कामयाब होता है, मगर अब वो इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। वो थकी हुई आवाज में कहता है, मैं प्योर बोधिसत्व सीड बिल्कुल भी साधारण नहीं हूँ। सिर्फ एक सीड को रिफाइन करने से मेरी पूरी डूबी एनर्जी खत्म हो गई। वो वहीं जमीन पर बैठ जाता है। तभी सारे बोधिसत्व सीड धीरे धीरे
धीरे उसके पास आने लगते हैं, जैसे वो उससे खुद को भी रिफाइन करने की गुजारिश कर रहे हो। जियोयान हंसते हुए कहता है, भाई मुझे थोड़ी देर आराम करने दो ना, मेरी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। लेकिन तभी पेड़ के भीतर से एक तेज गोल्डन एनर्जी बाहर निकलती है और जियोयान को चारों ओर से घेर लेती है। वो हैरान रह जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसके पीछे वो एनर्जी कंडेंस होकर कई लिप्स के साथ एक फॉर्मेशन बनाने लगती है। धीरे धीरे वो फॉर्मेशन जियोयान के नीचे एक लोटस का आकार ले लेती है। जियोयान चौंक कर कहता है, ये तो वाकई में बहुत मिरेकल फॉर्मेशन है। दरअसल ये एक डोक्यू रिकवरी फॉर्मेशन था जो आसपास की सारी ऊर्जा को तेजी से जियोयान की बॉडी में समाहित करने लगता है और पल भर में ही उसकी पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। जियोयान मुस्कुराकर कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह फॉर्मेशन मेरी डोक्यू एनर्जी को इतनी जल्दी रिस्टोर कर देगा। अब मैं खुद को फिर से एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ और मेरी एनर्जी पहले से भी ज्यादा पावरफुल लग रही है। अब 5 बोधिसत्व सीड उसके सामने आ जाते हैं जो फिर से खुद को रिफाइन करने का संकेत दे रहे थे। जियोयान मुस्कुराता है और कहता है, लगता है कि अब वाकई मेहनत करनी पड़ेगी। वो अपनी हेवनली फ्लेम एक्टिवेट करता है और बोधिसत्व ट्री की ऊर्जा के साथ उन 5 सीड को एक ही बार में रिफाइन करने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि अब वो इस पूरे बोधिसत्व ट्री को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। अब सीन बदलता है, हमें बोधिसत्व ट्री के बाहरी इलाके का सीन दिखाया जाता है जहाँ जूनर, लिटिल फेई डॉक्टर, मेडुसा, कमांडर किंग यान और यूनियन हवा में तैर रहे होते हैं। उनका अपने ऊपर कोई काबू नहीं था। दरअसल ये सभी भी बोधिसत्व ट्री के अंदर आने के बाद इल्यूजन में फंस गए थे। जूनर अचानक चिल्लाती है, जियोयान, और तभी उसकी आंखें खुल जाती है। उसे याद आता है कि उसने जियोयान को परेशानी में देखा था। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि यह सब तो बस एक इल्यूजन था। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और बाकी सभी भी धीरे धीरे होश में आने लगते हैं। यहाँ तक कि एवन डीमन फिनिक्स ट्राइब और होलो सोल्स के लोग भी उसी इल्यूजन में फंसे हुए थे। जूनर कहती है, जो कुछ भी हमने देखा वो सब सिर्फ एक सपना था। इस बीच जियो फेंग और फेंग किंगर भी होश में आ चुके थे, लेकिन हुन्यू अब भी इल्यूजन में फंसा हुआ था। वो चिल्लाता है, स्काई डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों, मेरे सामने घुटने टेक दो, क्योंकि ये यंग लीडर ही अब पूरे डोक्यू कॉन्टिनेंट पर राज करेगा। वो पागलों की तरह हंसने लगता है। जियो फेंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, कमीने, अब जाग जा, और वो अपनी तेज एनर्जी से हुन्यू को होश में ले आता है। हुन्यू हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को सामने देखकर हैरान रह जाता है। जियो फेंग कहता है, दिन में सपना देखना बंद कर, हम सब एक इल्यूजन में फंसे हुए थे। हुन्यू परेशान होकर कहता है, मतलब जो कुछ भी मैंने देखा वो सब एक भ्रम था। तभी उसके सोल एल्डर्स उसके सामने झुक जाते हैं और कहने लगते हैं, हम क्लैन लीडर के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। इस दुनिया पर सिर्फ आपका ही राज होगा। हुन्यू को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी तेज एनर्जी से उन्हें दूर फेंक देता है, जिससे वो सभी भी होश में आ जाते हैं। उधर जूनर को जियोयान कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो परेशान होकर कहती है, आखिर वो गया कहाँ। मेडुसा और बाकी सभी भी चिंता में पड़ जाते हैं। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी जियोयान का कोई निशान नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जियोयान लगातार उन बोधिसत्व सीड की एनर्जी बोधिसत्व ट्री में ट्रांसफर कर रहा था। उसने उन 5 सीड को पूरी तरह से रिफाइन कर दिया था और तभी इतनी तेज एनर्जी निकली कि पूरा पेड़ जीवन शक्ति से भर उठता है। करप्शन एनर्जी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब वो बोधिसत्व ट्री अपनी पुरानी दिव्य शक्ति के साथ वापस लौट आता है और तेज गोल्डन एनर्जी में चमकने लगता है। जियोयान भी काफी खुश होता है, आखिरकार इतने दिनों की मेरी मेहनत रंग लाई। और तभी उसके नीचे मौजूद फॉर्मेशन से एक बेहद तेज एनर्जी निकलती है जो एक पल में कंडेंस हो जाती है। उसी पल वो एनर्जी वापस जियोयान पर गिरती है, जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है। लेकिन जियोयान उस दर्द को सहता रहता है। वो जानता था कि यह एनर्जी उसे और भी ज्यादा पावरफुल बना रही है और उसके शरीर की मेरिडियंस को मजबूत कर रही है। फिर भी वो खुद को थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके अंदर चल रही ताकतों को वो पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। अचानक जियोयान कल्टिवेशन पोजीशन में चला गया और बाहर भी उसकी जायंट बॉडी दिखाई देने लगी जो गोल्डन एनर्जी के साथ चमक रही थी। जियोयान और उसके साथी ये देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि जियोयान बोधिसत्व ट्री के पास पहुंचने में कामयाब रहा। कमांडर किंग यांग जूनर से कहते हैं, अब तुम्हें जियोयान की जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे एक महान अवसर यानी एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। वो आगे कहते हैं, मैंने प्राचीन किताब में पढ़ा है, एशियन टेस्ट के मुताबिक इस बोधिसत्व एशियन ट्री के 3 खजाने इस दुनिया में मौजूद है। पहला बोधिसत्व सीड, दूसरा बोधिसत्व हार्ट और तीसरा सबसे रहस्यमय ट्री के नीचे बैठकर
कर एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन इन बातों से हुन्यू और जियो फेंग बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उनके चेहरों पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जूनर अचानक कहती है, मुझे अब याद आया, बोधिसत्व ट्री के नीचे बैठकर जब कोई ज्ञान की प्राप्ति करता है तो एक 100 लाइफ टाइम वाला रिकार्नेशन साइकिल एक्टिवेट हो जाता है और जो इस अनुभव से गुजरता है उसे असीम शक्ति प्राप्त होती है, इतनी कि वो फाइट गॉड रियल्म तक पहुंचने के लिए भी काबिल बन सकता है। वो आगे कहती है, वास्तव में जियोयान का भाग्य तो वाकई काबिल तारीफ है। जूनर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो जियोयान के लिए दिल से खुश थी, मगर दूसरी तरफ जियो फेंग का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो गरजता है, ये कमीना जियोयान, आखिर उसे इतना बड़ा अवसर कैसे मिल गया। तभी हुन्यू कहता है, अगर मैं स्पेशल जेट स्लिप का इस्तेमाल कर पाता तो अपने क्लेन के कई पावरफुल एक्सपर्ट्स को बुला लेता और वो जियोयान को यहीं खत्म कर देते। जियो फेंग चौंक कर पूछता है, भाई हुन्यू, तुम कहना क्या चाहते हो? हुन्यू ठंडे लहजे में जवाब देता है, चाहे आज कुछ भी हो जाए, हम जियोयान को इस एलाइनमेंट को कंप्लीट नहीं करने देंगे। और वो दोनों अटैक के इरादे से तेजी से जियोयान की ओर बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।